Good morning, everyone. I am Shivani. Welcome to Anant English. And this is a wonderful day with a wonderful article I'm going to start with. So let's start. Okay. So this is from Times of India. This article is from Times of India, and this is from High Court. Another case which is going on with High Court nowadays, and a famous scheme Agnipath. This is all about that. राइट सो हाई कोर्ट ने क्या बोला है दैट एक्सपर्ट्स फ्रेम्ड अग्निपथ कॉमा हु आर वी टू सिट इन जजमेंट सो एक्सपर्ट्स का मतलब विशेषज्ञ जो इसके विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस स्कीम को फ्रेम किया है फ्रेम का मतलब उसको एक खांचे के अंदर फिट करना राइट फ्रेम का मतलब एक फ्रेम है उसके अंदर आपने चीजों को फिक्स किया है जो एक विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस अग्निपथ स्कीम को फ्रेम किया है उसको बनाया है उसको ड्रॉ किया है हु आर वी हम कौन होते हैं टू सिट इन जजमेंट हम जजमेंट के लिए बैठने वाले कौन होते हैं या फिर जो जजमेंट जो न्याय है जो जिसके लिए रिजल्ट आप लोग जो ढूंढ रहे हैं कि इसको जज करिए इसको एग्जामिन करिए हम उसमें बैठने वाले कौन होते हैं या हम कोई भी निर्णय देने वाले कौन होते हैं ये हाई कोर्ट ने बोला दिल्ली हाई कोर्ट ने अब पढ़ते हैं कि स्कीम क्या है सॉरी द आर्टिकल क्या है न्यू दिल्ली से ये न्यूज है द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे मंडे को उन्होंने अंडरलाइन का मतलब होता है किसी बात पे बल देना उन्होंने अंडरलाइन किया दैट एक्सपर्ट्स हैड फ्रेम्ड कि उन एक्सपर्ट जो इसके विशेषज्ञ हैं इस स्कीम को बनाने के लिए जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको फ्रेम किया है उसको उसको बनाया है उसको ड्रॉ किया है द सेंटर्स अग्निपथ स्कीम एंड द सेंटर्स मतलब जो केंद्र की अग्निपथ स्कीम एंड इट वाज नॉट फॉर कोर्ट्स टू सिट इन जजमेंट ऑन इट जो सेंटर की जो स्कीम है ये उसके लिए नहीं थी कि इसके ऊपर कोई भी कोर्ट या कोई भी न्यायालय इसके ऊपर कोई भी जजमेंट दे या उसके ऊपर बैठने का ऑन इट का मतलब होता है कोई उसमें जजमेंट दे सके उसमें कोई निर्णय दे सके तो उन्होंने बोला कि सेंटर की ये स्कीम है उसके ऊपर कोई भी न्यायालय का कोई आधिपत्य कहना चाहिए या फिर इंटरेस्ट नहीं है कि उस पे कोई भी अपना जजमेंट दे राइट फिर से पढ़ते हैं द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे अंडरलाइन उन्होंने इस बात पे बल दिया दैट एक्सपर्ट जिसके विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस स्कीम को बनाया था हैड यूज हुआ है द सेंटर्स अग्निपथ स्कीम से केंद्र की जो ये स्कीम है एंड इट वॉज नॉट फॉर कोर्ट्स ये कोर्ट के लिए नहीं है किसी न्यायालय के लिए नहीं है टू सिट इन जजमेंट कि वो इसके लिए जजमेंट या किसी न्याय के लिए इसके ऊपर ऑन इट कोई इसके ऊपर कोई न्याय दे सके या कोई डिसीजन इसके ऊपर दे सके ये किसी कोर्ट के लिए नहीं है उन्होंने ये नहीं कहा कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है उन्होंने कहा कोर्ट के लिए नहीं है एक आम बात उन्होंने बोली देन हेडिंग अ बैच अब इसको जरा सा हटा लेते हैं राइट नाउ सेकेंड पैराग्राफ हियरिंग अ बैच ऑफ पेटिशंस सिर्फ एक याचिका नहीं बैच एक बहुत बड़ा बंडल ऐसे मानिए या जत्था एक जत्था पूरा का पूरा उसके ऊपर सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में और हियरिंग अ बैच ऑफ पेटिशन चैलेंजिंग उसको चैलेंज किया उन्होंने उनको पूछा इसके ऊपर तर्क मांगा या क्वेश्चन किया चैलेंजिंग द स्कीम उन्होंने स्कीम को चैलेंज किया वो सारी जो पेटिशंस लगी हैं उन्होंने इस स्कीम को जो ये इसकी जो स्कीम हमारे सेंटर की है अग्निपथ स्कीम उसको चैलेंज किया उस पर क्वेश्चन मार्क किया कि ये कितनी सही है अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ऑब्जर्व का मतलब होता है ऑब्जर्व का जो मीनिंग है वो यूजुअली लॉ की लैंग्वेज में ज्यादा यूज होता है ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना और उसके बारे में अपने दिमाग में सोचना दूर से बिना किसी रिएक्शन के उसको देखना और उसको समझना ऑब्जर्व किया राइट सो उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया द गवर्नमेंट सेज वी वांट उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया लेकिन अब वो ये स्टेटमेंट है एक्चुअली क्योंकि डबल अपोस्ट्रोफी में है द गवर्नमेंट सेज वी वांट अ यंग आर्मी अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट गवर्नमेंट ने कहा ओके ऑब्जर्व का मतलब होता है एक कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे मानिए कि उन्होंने इस बात को समझा है और फिर वो ये इस बात को कह रहे हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू तभी ऑब्जर्व वर्ड यूजुअली किसी भी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होता है सो द गवर्नमेंट सेज वी वांट अ यंग आर्मी हमें एक युवा आर्मी चाहिए राइट एक युवा सेना चाहिए सो एक्सपर्ट्स हैव इसीलिए विशेषज्ञों ने हैव फ्रेम एक ऐसी स्कीम का निर्माण किया फ्रेम बनाया ओके एक्सपर्ट्स हैव फ्रेम द स्कीम
वी आर नॉट मिलिट्री एक्सपर्ट्स, हम अभी वो खुद के लिए कह रहे हैं कि हम कोई सेना के एक्सपर्ट्स नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। आर वी टू डिसाइड, अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर वी टू डिसाइड इफ इट शुड बी 4 years और 7 years, क्या हम आर वी टू डिसाइड, क्या हम डिसाइड करेंगे कि वो 4 साल के लिए होना चाहिए या 7 साल के लिए, एज पर द स्कीम। नाउ द पैरा चेंज, द हाई कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड, हाई कोर्ट ने इस बात को भी बिंदु, पॉइंट का मतलब था बिंदु रखना, राइट, उन्होंने इस बात को फिर से हाईलाइट किया या पॉइंट लगाया, आउट द ऑल्सो पॉइंटेड आउट, ऐसा पॉइंट करके उस चीज को हाईलाइट किया, पॉइंट आउट, pointed out that the scheme was not compulsory, कि जो स्कीम है, जो इनकी जो स्कीम है, जो ये जो नीति है, was not compulsory, जो ये कंपलसरी नहीं है, मतलब आपको मानना ही मानना है ऐसा नहीं है, राइट, बट वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है आप अपनी खुशी से, आप मतलब कि अपनी इच्छा से आप चाहें तो उसमें जा सकते हैं, वॉलेंट्री का मतलब। व्हाट इज रॉन्ग इन द स्कीम, अब उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा, स्कीम में गलती क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसमें गलत क्या है स्कीम में। इट इज नॉट कंपलसरी, वो कंपलसरी नहीं है, आपकी स्वेच्छा पे है, आप चाहें तो जाएं, आप चाहें तो ना जाएं। देर इज अ पर्टिकुलर पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट हैज फ्रेम, ये देर इज अ एक पूरी की पूरी पॉलिसी है, एक पूरी की पूरी इन्होंने बैठ के एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, दैट द गवर्नमेंट हैज फ्रेम, गवर्नमेंट ने बनाया है। डोंट जॉइन देम, उन्होंने बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप करो या ना करो, सीधे बोला कि ये वॉलंटरी है, आप चाहे तो जा सकते हैं, चाहे तो नहीं जा सकते, डोंट ज्वाइन, आप बिल्कुल ज्वाइन मत करिए, बिल्कुल आप सेना में मत जाइए। देर इज नो कंपल्शन, कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर, कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर। इफ यू आर गुड, अगर आप अच्छे हैं, यू विल बी अब्सॉर्ब्ड आफ्टर 4 years, इट सेड, अगर आप अच्छे हैं तो आपको अवशोषित, अब्सॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित कर लेना, उसमें रख लेना, तो यहाँ लिटरल मीनिंग उसका ये है, अगर आप अच्छे हैं तो आपको 4 साल के बाद रख लिया जाएगा, इट सेड, ऐसा कहा गया। ओके, सो यहाँ 2 वर्ड हमारे पास आए, एक तो है एब्जॉर्ब, ठीक है, जो ये वाला वर्ड है एब्जॉर्ब, मतलब उसका सेकेंड फॉर्म लगाया उन्होंने, और एक है हमारा ऑब्जर्व, ठीक है, कि 2 वर्ड हमें अभी तक मिल गए, दोनों के अलग अलग मीनिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहते हैं बोलने में। ऑब्जर्व का मतलब होता है दूर से उस चीज को भांपना, उसको देखना, राइट, फिर उसके बारे में अपने मन में विचार बनाना, ऑब्जर्व, दूर से देखना, जांच करना, दूर से, कोई रिएक्शन नहीं देना। और एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित कर लेना, एक उसे जैसे कि ये साइंस में वर्ड आपने सुना होगा, अगर एब्जॉर्ब का मतलब होता है पानी, जैसे धुआं अब्जॉर्ब हो गया, महक अब्जॉर्ब हो गई, तो वो चीज है यहाँ पे, पर यहाँ लिटिल मीनिंग उसका ये है कि आप अगर अच्छे हैं तो 4 साल के बाद आपको रख लिया जाएगा सेना में, एज पर द पॉलिसी दे आर सेइंग। ओके, नाउ सम ऑफ द पेटिशनर्स, कुछ याचिकाकर्ताओं ने, हैड, ऐसा हैड यूज हुआ तो किया गया था, उस समय की बात हो रही है। सम ऑफ द पेटिशनर्स असेल्ड, असेल्ड का मतलब होता है, और असेल्ड का मतलब होता है, माय मिस्टेक, असेल्ड ही रहेगा, असेल नहीं होगा, असेल का मतलब होता है आक्रमण किया, धावा बोल दिया। उन्होंने कुछ कुछ पेटिशनर्स ने असेल मतलब धावा बोला, की फीचर्स, जो मुख्य उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके मुख्य बिंदु हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उन फीचर्स ऑफ द स्कीम, स्कीम के ऊपर धावा बोला। arguing that once recruited, एक बार आपको भर्ती किया गया, अग्निवीर would get entitlement enjoyed by soldiers only for 4 years, वो उन्होंने ये मुख्य जो फीचर था उसमें से एक चीज बोली, उसको आर्ग्यू किया, उसमें बहस करते हुए, दैट अगर आपको एक बार भर्ती किया गया, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती किया गया, अगर आपको एक बार भर्ती किया गया, सो अग्निवीर वुड गेट एंटाइटलमेंट, सो जो जो भर्ती किए उनको कहेंगे अग्निवीर, जो रखे जा रहे हैं सेना में, और वुड गेट, उनको मिलेगा, एंटाइटलमेंट का मतलब होता है आपको एक एक पोजीशन मिलेगी, राइट, एक एक जगह मिलेगी, आप एक पदक, पदक तो नहीं बोलना चाहिए, पोजीशन बोलना चाहिए, एक नाम, एंटाइटलमेंट। सो अग्निवीर वुड गेट द एंटाइटलमेंट्स enjoyed by soldiers only for 4 years, तो वो जो भी उनको जगह मिलेगी, पोजीशन मिलेगी या नाम मिलेगा कि आप फला फला हवलदार, या फिर वट एवर जो पोजिशन होती है सेना, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, उस नाम को, उस पदक को, उस जगह, उस सिचुएशन, माय मिस्टेक, उस पोजीशन को आप सिर्फ 4 साल के लिए ही एंजॉय कर सकते हैं, 4 साल के लिए ही आप उसका फायदा ले सकते हैं, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया जो पेटिशनर्स थे। एडिंग दैट हैड द सर्विस बीन फॉर 5 years, क्या सिर्फ सेना की जो जो पोजीशन थी, जो सर्विस है
क्या सिर्फ वो 5 साल के लिए ही थी? उन्होंने इस बात को भी जोड़ा क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। दे वुड हैव बीन एंटाइटल्ड, उनको उनको इस चीज का जो करारनामा है, एंटाइटलमेंट मतलब करारनामा बोल सकते हो। दे वुड हैव बीन एंटाइटल्ड, उनको इस बात का करारनामा मिल सकता था टू ग्रेचुटी, उनको ग्रेचुटी तक का करारनामा मिल सकता था, उनको पोजीशन मिल सकती थी। देयर काउंसिल, काउंसिल जो होते हैं हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनको लॉयर्स को भी आप काउंसिल बोलते हैं। द काउंसिल कंटेंटेड दैट आफ्टर 4 years, उन्होंने इस कंटेंटेड का मतलब हुआ जो इनके जो लॉयर थे उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया, इसको ऐड किया उसके अंदर कि तर्क दिया दैट देयर that after 4 years, 4 साल के बाद, only 25% of the agniveers would be considered for being retained. और उन्होंने बोला कि being passive voice में आ गया, उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 साल के बाद सिर्फ 25% अग्निवीर होंगे, उन्हीं को ही अग्निवीर जो होंगे उनको ही कंसिडर किया जाए, उनको ही समझा जाएगा और कंसिडर का मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, रखा जाएगा फॉर बीइंग रिटेन, उसको कंसिडर किया जाएगा रखने, रिटेन मतलब रोकने के लिए। रिटेन एक और वर्ड हमें मिल गया, रिटेन, रिटेन का मतलब रोकना या बचा लेना, रिटेन का मतलब बचा लेना, और कंसिडर का मतलब होता है कि आपने उसको समझा, कंसिडर किया, प्रेफरेंस दिया, ठीक है। तो रिटेन एंड कंसिडर, सिर्फ 25% अग्निवीर को ही कंसिडर किया जाएगा रिटेन करने के लिए। उनके काउंसिल ने इस बात का तर्क दिया। एक वर्ड हमारे पास आया है कंटेंटेड, मतलब तर्क देना। कंटेंटेड, सॉरी, कंटेंटेड, ठीक है। ओके, ऑन द पेटिशनर्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन द पेटिशनर्स कंटेंशन, जैसे कि पेटिशनर याचिकाकर्ताओं के तर्क पे तर्क आ रहे थे दैट दिस स्कीम हैड बीन क्राफ्टेड, उन्होंने तर्क दिए उसके कंटेंशन से, पेटिशन से कंटेंशन पे वो बोल रहे हैं कि ऑन द याचिकाकर्ताओं के तर्क पे दैट दिस स्कीम हैड बीन क्राफ्टेड, ये जो स्कीम है इस तरह से बनाई, क्राफ्ट का मतलब डिजाइन करना, सो ये इस तरह से डिजाइन की गई है दिस वे ओनली एज अ कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। हम सबको यही लग रहा है एक्चुअली, जो लोग इस स्कीम को पढ़ रहे हैं वो सब यही चीज बोल रहे हैं और वही चीज याचिकाकर्ताओं ने बोली, पेटिशनर्स ने वहां बोली कि ये सिर्फ एक कॉस्ट कटिंग की एक्सरसाइज है, ये एक जो ये इन्होंने चीज जो बनाई है, जो क्राफ्ट किया है, स्कीम को डिजाइन किया है, ये सिर्फ एक कॉस्ट कटिंग जैसी ही लग रही है। द बेंच आस्क्ड, अब बेंच ने क्या बोला वो रिमार्केबल है। द बेंच आस्क्ड, उन्होंने पूछा, इफ देयर वॉज एनी सच मेंशन, ऐसा कुछ भी चीज उसमें हाईलाइट की गई थी, ऐसा कोई भी चीज उसमें बोली गई है, उसको मेंशन का मतलब साफ तौर पे कहा गया है इन द प्लान। उन्होंने बोला देयर वॉज एनी सच मेंशन, ऐसा कोई भी चीज उस प्लान में, उस स्कीम में ऐसी कोई भी चीज हाईलाइट की गई है, बताया गया है या उसको ऊपर रखा गया है, मेंशन किया गया है। वेयर डू दे स्टेट इट इज अ, वेयर डू दे स्टेट मतलब वे का मतलब दे कौन है, सरकार, ओके, या गवर्नमेंट, स्टेट मतलब कहा, इट इज अ कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज, ये रिमार्केबल है। उन्होंने पूछा कि कहाँ उन्होंने ऐसा कहा है कि ये कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज है, कहीं स्कीम में ऐसा लिखा है, क्वेश्चन पूछा कोर्ट ने। यू वॉन्ट अस टू इन्फर, मैं इसका ऐसा मतलब निकालना, यू वॉन्ट अस टू इन्फर दैट इट इज अ कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज, आप ऐसा मतलब निकालना चाहते हैं कि ये एक कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज है, क्वेश्चन मार्क। अनलेस दे स्टेट सो, जब तक कि वो ऐसा कहते नहीं है, स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं, स्टेट वाला मतलब कहने वाला स्टेट, अनलेस दे स्टेट सो, कॉमा, यू स्टेटमेंट, आई थिंक यहाँ योर होना चाहिए, यू लिखा है, योर स्टेटमेंट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस इट ऑब्जर्व, जब तक वो ऐसा कहते नहीं है, आपका जो जो आपने स्टेटमेंट दिया है, जो आपने वक्तव्य दिया है, इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, इसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, इसका कोई परिणाम नहीं है। इट ऑब्जर्व, फिर ऑब्जर्व आ गया, ऐसा उन्होंने देखा, समझा, भापा इस बात से, ये कोर्ट कह रही है। Now last paragraph. The High Court, however, asked the center to clarify. जबकि कोर्ट ने, अब उन्होंने कह दिया, जवाब दे दिया, लेकिन अब कोर्ट की जिम्मेदारी दूसरी पार्टी के लिए भी बनती है, तो कोर्ट ने उनसे क्या कहा, however, आज सेंटर, उन्होंने सेंटर से या केंद्र से कहा टू क्लैरिफाई, इसको साफ करिए, 1 पॉइंट, एक बिंदु को, दैट द फर्स्ट 4 years ऑफ अग्निवीर
would not be counted in overall seniority, कि शुरुआत के 4 साल जो है इस स्कीम के, वो अग्निवीर की सीनियोरिटी, मतलब जो उनको समय के साथ जो उनके लेवल चेंज होते हैं, सीनियरिटी बदलती है, कभी जूनियर से वो सीनियर बनेंगे, जो ओवरऑल सीनियरिटी में काउंट नहीं होंगे। एंड वंस ऑब्जर्व, एक बार उनको रखा गया या उनको रिटेन किया, ऑब्जर्व किया गया, अवशोषित किया गया, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद दे वुड नीड टू स्टार्ट अ फ्रेश, उनको फिर से एज ए फ्रेश शुरू करेंगे, एक से फिर से एक बार नई तरीके से, एक नई ताजगी के साथ, अफ्रेश का मतलब होता है विद न्यू एनर्जी, दे वुड नीड टू स्टार्ट, उनको फिर से एज ए फ्रेश स्टार्ट करना होगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये पोजीशन है, जो सॉलिसिटर जनरल जो होता है हमारे सरकार को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, उनके नॉर्मल लॉयर वो भी होते हैं, बट उनका जो पोजीशन का नाम है वो है सॉलिसिटर जनरल। ओके, सो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी सेड शी वुड टेक इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने जो निर्देश थे उनको लिया, एंड इन्फॉर्म द बेंच, और बेंच को बोला एट द नेक्स्ट हियरिंग ऑन December 14 कि वो इस इंस्ट्रक्शंस को लेने के बाद जो भी आउटकम होगा सेंटर का, वो 14 दिसंबर को बताएंगी। ओके, सो बेंच, एक चीज और भी है, बेंच का मतलब जो अगर कोई लोग ना जानते हो, बेंच का मतलब होता है कि जब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं, वो बोलते हैं बेंच ने ऐसा बोला, क्योंकि कभी भी बेंच का मतलब एक वही लकड़ी की बेंच का ही मतलब है, टेबल ही मानिए, लेकिन उस बेंच के ऊपर कभी कभी एक से ज्यादा भी हमारे जस्टिस और हमारे जज बैठते हैं, इसलिए उसको बेंच करार दिया जाता है, जहां पे एक से ज्यादा, मतलब सो फार एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि जहां पे एक से ज्यादा आपके जजेस बैठे हो, उसको हम बेंच कहते हैं। वैसे बेंच का मतलब तो एक टेबल ही है, बट यहाँ पे इस लॉ की भाषा में इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। सो वी हैव गॉट मेनी वर्ड्स टुडे, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब, कंटेंडेड, तर्क दिया, रिटेन मतलब रोक लेना, कंसिडर मतलब उनको प्रेफरेंस देना या प्रायोरिटी देना या प्रेफरेंस देना, या कंसिडर मतलब ऐसा सोचना, मानना कि इनको रखा जा सकता है, ये मीनिंग है यहाँ पे। और हमारा एक वर्ड आया था असेल, असेल का मतलब होता है धावा बोलना, आक्रमण करना, इसको असेल लिखा उन्होंने। और इंटाइटल, इंटाइटलमेंट या फिर इंटाइटल, ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब एड ऑन कर सकते हैं। एंड अग्निवीर यू ऑलरेडी नो। या दैट्स ऑल फॉर दिस आर्टिकल नाउ। यहाँ पे कुछ एक फोटोग्राफ दी है, उसमें लिखा है एन एस्पिरेंट। हाँ, एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी, एस्पिरेंट और एस्पिरेशन, वर्ड है एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन से बना है एस्पिरेंट। सो एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षी, आकांक्षा। अंडरगोज मतलब कर रही है का, अंडरगोज मतलब उसके अंदर से जाना, मतलब एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना। ओके, फिजिकल टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ सेंटर्स अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम इन दिस फाइल फोटो, एक फाइल फोटो है उसमें ये दिया हुआ है। Alright, I hope this article is helpful to all of you to understand this judgment of High Court, जो ये पूरा नहीं है, इसमें और भी आना बाकी है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक, शेयर, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, so that I would be coming with articles like that with full energy, with full vocabulary and many things. Thank you so much for watching.